3,258 करोड़ रह गई और अगले वित्त वर्ष में ये कम होकर 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगी। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगातार कम भी हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर कम हो रहा है तो उसका एक तय फॉर्मूला है और सरकारें उसके तहत अपने आय और खर्च दोनों को एक तरह से चलाती हैं। आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि हिमाचल में गहराया वित्तीय संकट। इस संकट को लेकर हमारा विशेष यही है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का वित्तीय संकट गहरा रहा है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों से ये जानना जरूरी है कि आखिर हिमाचल प्रदेश के वित्तीय संकट के लिए जिम्मेदार कौन है। हमारे 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से ही विवेक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, जीएस तोमर, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। तोमर साहब, आपका भी स्वागत है। अश्विनी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तोमर साहब, आप ही के पास आते हैं। एक ऐलान तो कर दिया गया इस बड़े वित्तीय संकट को देखते हुए, आपने एक बड़े नियम में तब्दीली कर दी है। अब कर्मचारियों को सैलरी 1 को नहीं मिलेगी और 10 तारीख को पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी। ये एक रास्ता, कितना बड़ा रास्ता आपको लगता है ये तब्दीली? तोमर साहब, शायद आपका ऑडियो म्यूट है, उसे आप डीडी न्यूज के सभी दर्शक, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है मैम? जी 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 मिल रही है। डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तोमर साहब के कनेक्शन में कुछ मुझे लगता है समस्या है। तब तक हम विवेक जी से बात करते हैं। विवेक जी, मौजूदा संकट के लिए कांग्रेस आप ही को जिम्मेदार ठहरा रही है। आप उन्हें कर्ज में डाल के चले गए हैं। गत 19 माह के कार्यकाल में प्रदेश सरकार 24,716 करोड़ का 19 माह में ऋण ले चुकी है और अभी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा की पटल पर जो बयान रखा, उन्होंने कहा कि हमने 21,366 करोड़ का ऋण लिया है, जिसमें से 5864 करोड़ रुपया हमने रीपेमेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो 15,502 रुपए का सरकार घी कहां पी गई, ये अध्ययन का विषय है। और स्थिति ये हो गई जो अभी आपने विषय रखा, ये लगभग 2,000 करोड़ का पेंशन और सैलरी का बिल बनता है। अगर सरकार इसे 31 तारीख को लोन लेती है तो मुख्यमंत्री जी का ही बयान है कि हमें 7.5% के हिसाब से 3 करोड़ रुपया हमें उसका ऋण देना पड़ता है, क्योंकि सेंटर से 6 तारीख और 10 तारीख को हमें फंड्स मिलते हैं। तो जिस सरकार की स्थिति 3 करोड़ रुपया देने की ना हो, उस प्रदेश सरकार की स्थिति क्या होगी, इसका आंकलन और अनुमान लगाने में मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। जबकि अगर हम सरकारी कर्मचारियों का अध्ययन करें तो आप ये पाएंगे कि पूरे भारतवर्ष के सरकारी कर्मचारी किसी ना किसी प्रकार के लोन लेते हैं, चाहे एजुकेशन हो, होम लोन हो, कोई वाहन साधन का या परिवार में किसी प्रकार का लोन उनके पास है। और इस 3 करोड़ को बचाने के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने यह तय कर दिया कि प्रति माह 5 करोड़ रुपया कर्मचारियों का नुकसान वो प्रदेश में करवाएंगे, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो ऋण देने वाली एजेंसियां हैं, वो सरकार के आदेश पर काम नहीं करती हैं, वो आरबीआई की डायरेक्शन पर काम करती हैं। और आरबीआई 31 तारीख रात को या 30 तारीख, जो भी द लास्ट डेट ऑफ द मंथ है, उस पर वो अपनी इंस्टॉलमेंट काट देती हैं और उसके बाद वो जो फाइन लगाएंगी उसमें बैंकों को भी लगभग 1,000 करोड़ का नुकसान है, जो हमने मोटा मोटा अध्ययन किया है। तो इस तरह से प्रदेश को इकोनॉमिक क्राइसिस में ले जाने का किसी भी सरकार को नैतिक अधिकार नहीं है। और जिन विषयों पर ये बार बार हमें हमारे ऊपर जो आपेक्ष लगाते हैं, उन विषयों पर मैं बताऊं, ये कहते हैं कि जी हमें एनपीएस का पैसा नहीं दिया गया। मैं अपने कांग्रेस के मित्र को ये बताना चाहता हूं कि पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे पीएफआरडीए नाम की जो एजेंसी है, जो लोकसभा और विधानसभा से पारित होने के पश्चात बनी है, वो किसी सरकार को पैसा नहीं दे सकती। वो सेवानिवृत्ति के बाद सीधा कर्मचारी के खाते में ही पैसा डालते हैं। उसके बाद ये विषय उठाते हैं आपदा का। आपदा के विषय पे मैं इनको स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि 14,000 करोड़ रुपया केंद्र से
सहायता प्रदेश को मिली है। और जो केंद्र की एजेंसियां यहां आई थी, उन्होंने जो रिपोर्ट प्रदेश के अधिकारियों के साथ सर्वेक्षण के बाद बनाई, उसको आज तक प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। अब ये पूर्व की सरकार का विषय लेते हैं। ये ठीक है कि 2017 से 22 के बीच में हमने 19,000 करोड़ का कर्ज लिया, हम इस पर कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने 19 माह में 24,716 रुपए का जो कर्ज लिया, उसका आखिरकार उसको खर्चा कहां? जबकि हकीकत यह है कि इन्होंने लगभग, इस सरकार ने जो अपना बजट पेश किया 27 फरवरी 2024 को, तो हर बजट में कंपोनेंट होता है। 26% का कंपोनेंट उसमें सैलरी और पेंशन का रखा गया। उसके अलावा विकासात्मक योजनाओं के लिए अलग कंपोनेंट रखा जाता है, डिफेंस स्टेट सिक्योरिटी के लिए अलग रखा जाता है। अर्थात इनका जो बजट है वो कोलैप्स कर गया, जो मात्र 5 महीने में ही बजट कोलैप्स कर गया। और जबकि जो पूर्व की सरकार की योजनाएं थी, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिम केयर कार्ड योजना थी, इलेक्ट्रिसिटी हम 125 यूनिट फ्री दे रहे थे, बस यात्रा, मुफ्त यात्रा महिलाओं को दे रहे थे, पुलिस का भी जो ट्रेवल करते हैं उनका 130 से इन्होंने 500 रुपया कर दिया प्रति माह। यहां तक कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा जो एलपीजी धुआं मुक्त के नाम पर प्रदेश सरकार दे रही थी, उसको भी इन्होंने बंद किया है। आखिरकार वहां से भी सरकार ने पैसा बचाया, उसके बावजूद ये आर्थिक संकट में है या मानसिक संकट में है, ये सबसे बड़ा। जी विवेक जी, आपने कई आरोप लगाए। तोमर जी 19 महीने में 24,000 करोड़ का कर्ज, और ये जो 6 तारीख को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलता है, ये तो पहले भी ऐसे ही मिलता था। और जिस तरह से विवेक जी ने कहा है कि कई सरकार कल्याणकारी योजनाओं को रोका गया है, तो 19 महीने का 24,000 करोड़ का कर्ज, ये क्या मतलब वित्तीय ढांचा या फिर क्या इकोनॉमिक्स है ये? तोमर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, अब आपको सुन पा रहे हैं। जी, जो प्रदेश में एक आर्थिक संकट का नाम देकर जो विपक्ष एक राजनीतिक मुद्दा उछाल रही है और एक असंतोष का माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की ओर से, मुझे लगता है कि उसकी जो पूरी जिम्मेदार है वो भारतीय जनता पार्टी, जो 5 साल सरकार जयराम ठाकुर की सरकार हिमाचल में रही, उसके लिए पूरी तरह से वो जिम्मेदार है। जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के फैसले हैं, उनको लेकर विपक्ष में एक हताशा है, एक परेशानी है, और इनको ये लग रहा है कि जो भी फैसले प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ले रहे हैं, वो प्रदेश को आत्मनिर्भर और आगे को जो भविष्य को लेकर जो आमदनी के जो सोर्सेज रहे, संसाधन जो हो, वो परमानेंट होने चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि 5 साल इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिससे हिमाचल को लगातार आमदनी हो, हिमाचल के कोष में जो है आमदनी के सोर्स लगातार कंटिन्यू रहे। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तोमर जी बस यहाँ जरा सा आपको नहीं, तोमर जी आप अपनी बात पूरी करिएगा। हिमाचल प्रदेश में 5-5 साल की सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की एक लंबे समय से। आप ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष का सिर्फ आरोप है। अगर विपक्ष का सिर्फ आरोप है तो सुक्खू सरकार को क्यों अपनी तारीखें बदलनी पड़ी हैं? सरकारी कर्मचारियों को जो तनख्वाह 1 तारीख को मिलती है वो अब क्यों 5 को मिलेगी? और पेंशनर्स को क्यों पेंशन 10 तारीख को मिलेगी? देखिए, तारीख को बदलने का कोई उसके पीछे कोई खराब मंशा नहीं है, ना कर्मचारियों को परेशान करने की मंशा है। देखिए, जो टैक्स के रूप में जो पेंशन का और जो सैलरी का पैसा जो प्रदेश को सरकार को जो टैक्स के रूप में देना पड़ता है हर महीने 3 करोड़ रुपए, उसको बचाने की एक तरीका है ये। जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था परिवर्तन करनी है। अगर 3 करोड़ रुपए हर साल हर महीने बचते हैं, 36 करोड़ रुपए हर साल हमें ब्याज पर जो देना पड़ता है सैलरी पर और पेंशन पर, अगर वो बचते हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी शराब की नीलामी हर महीने हर साल करते हैं और उसमें जो है हिमाचल को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा होता है हर साल, उसमें बुराई क्या है? लगभग 600 करोड़ रुपए हर साल जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल के खजाने में ला रहे हैं। और इनकी जो 5 साल की जो नीलामी है, और इन्होंने नीलामी की नहीं, इन्होंने सिर्फ 10% जो रिजर्व प्राइस बढ़ाया, उसके साथ उन्होंने नीलामी को कंटिन्यू रखा। तोमर जी, क्या आपका ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट में नहीं है? ये वित्तीय संकट को देखते हुए ये फैसला नहीं लिया गया है? देखिए, मतलब आर्थिक रूप से और मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश को मुख्यमंत्री ने ये इतना बड़ा फैसला लिया, तारीखों का बदलाव सैलरी और पेंशन में।
बिल्कुल, उन्होंने पहले कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन होगा, थोड़े से जो है कठोर फैसले भी लेने पड़ेंगे हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लेकिन भाजपा ने जो है 45,000 करोड़ का जो 5 साल में जो लोन लिया, उतना तो प्रदेश में 75 साल में नहीं लिया। इन्होंने सिर्फ कर्ज ढोया, रेवड़ियां बांटी और लोगों को जो है फ्री में जो है स्कीमें देने का काम किया है, जिसका खामियाजा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार भुगत रही है। और उससे निकलने के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ये काम कर रही है और ये उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, हिमाचल को आर्थिक संकट में दिखा रही है, ताकि जो है देश भर में हिमाचल की इमेज कमजोर हो। ऐसा नहीं है, जो भी फैसले प्रदेश की सरकार कर रही है वो प्रदेश के कर्मचारियों के हित में होंगे, प्रदेश के हित में होंगे, प्रदेश के लोगों के हित में होंगे। ठीक तोमर जी। अश्वनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। अश्वनी जी, कांग्रेस का साफ ये कहना है कि ये कदम जो उठाया गया है किसी तरह का वित्तीय संकट नहीं है, ये कदम जो उठाया गया है, सैलरी और पेंशन की तारीखें बदली गई हैं, वो हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। क्या कहेंगे? आम जनता को भी आप देख रहे हैं, पत्रकारिता में इतने सालों में आपने देखा कि किस तरह के वित्तीय हालात हिमाचल प्रदेश के रहे हैं। ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। जी, मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता हूँ। वीरभद्र सिंह जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, बहुत वरिष्ठ नेता थे, तो वो ये कहा करते थे कि हिमाचल प्रदेश जो बना है वो एक पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए स्टेट बनी है, फाइनेंशियली वायबल स्टेट नहीं है, और इस स्टेट को सेंटर की जिम्मेवारी है सपोर्ट करे। और जैसे कि आपने भी कहा है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव गवर्नमेंट्स रही हैं, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, तो ज्यादा समय कांग्रेस रही है पावर में, और ये लोन लेने की प्रथा जो है 1993 में वीरभद्र सिंह जी के द्वारा ही शुरू की गई, और उसके बाद ये लोन जो है चलता रहा, डेट बढ़ता रहा, और लगातार हर गवर्नमेंट ने लोन लिए हैं। प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने भी लोन लिए हैं, वीरभद्र सिंह जी ने भी लिए हैं, जयराम ठाकुर जी ने भी लिए हैं, और सुखविंदर सुक्खू जी ने भी लोन लिए हैं। दूसरी बात, हिमाचल में एम्प्लॉइज की जो प्रोपोर्शन है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो इसका जो 2000 करोड़ रुपया पर मंथ बिल आता है पेंशनर्स, अब पेंशनर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ रहे हैं सॉरी। तो ये जो लायबिलिटी है ये बढ़ती जा रही है, स्टेट की इनकम जो है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि इस जो करंट गवर्नमेंट है सुखविंदर सुक्खू जी की, इन्होंने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। कुछ चीजों को काटने की कोशिश की गई है, सब्सिडी जो एक टैक्स पेयर क्लास है उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, और जो फजूल खर्ची है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट दूसरा एस्पेक्ट ये है कि गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा हो गया है, नए ऑफिस खोले जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट्स जो बड़े बड़े अधिकारियों की गई हैं, कई लोगों को कैबिनेट रैंक दिया गया है, ये खर्चे बढ़ रहे हैं। नंबर 2, यहाँ किसी पार्टिसिपेंट ने ये भी कहा है कि जो प्रॉमिसेस कांग्रेस ने की है, जो गारंटीज दी गई हैं, 10 गारंटीज उन्होंने दी थी, और उसमें सबसे बड़ी गारंटी जो पहली गारंटी थी जो प्रियंका गांधी ने अपनी जब रैली करी थी, उसमें कहा कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ओपीएस लागू किया जाएगा, और ओपीएस की लायबिलिटी कितनी आपने अपने फिगर्स दिखाए हैं। उसके बाद कई और तरह के प्रॉमिस थे, महिलाओं को 1500 रुपया देना है। तो ये सारा लायबिलिटीज का बर्डन बढ़ता जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, ये लगातार चलता आ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है जो प्रेजेंट है, या बीजेपी रिस्पॉन्सिबल, बट लगातार लायबिलिटीज इतनी बढ़ रही हैं कि आपको उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, और सेंटर से जो ग्रांट्स मिलती हैं उनकी कमी आती जा रही है। तो ये जो गैप है उसको पूरा करने का कोई ज्यादा इफेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ मेजर्स लेती भी है तो उसमें कितना फायदा होगा, कुछ 100 करोड़ का होगा, लेकिन सरकार का बजट जो खर्चा है, जैसे सैलरीज या कमिटेड लायबिलिटी है 40-45% है, जो डेवलपमेंट का फंड बचता है 29% या 27% बचता है। तो इसलिए जो टोटल डिसबैलेंस हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, वही कारण है।
प्राकृतिक जो आपदाएं पिछले साल हुई हैं उससे भी हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी, और उससे निपटने के लिए केंद्र ने आर्थिक सहायता भी की है। लेकिन बड़ी बात जो आपने अश्विनी जी कही कि मौजूदा सरकार या जिम्मेदार सरकार को ये देखना होगा, अगर किसी तरह का वित्तीय संकट की तरफ राज्य के वित्तीय ढांचे में इस तरह का इशारा हो रहा है कि आने वाले समय में भविष्य में बड़ा वित्तीय संकट हो सकता है, तो आपको तमाम नीतियां और योजनाओं की घोषणा करते समय इन बातों का ध्यान रखना होगा। और शायद यही कारण है कि विपक्ष इस समय सत्ता पक्ष पर, कांग्रेस पर हमलावर है कि मौजूदा वित्तीय हालात को देखने के बावजूद भी जिस तरह के मुफ्त की रेवड़ी के ऐलान या फिर ओपीएस का ऐलान किया गया, तमाम और योजनाओं का ऐलान किया गया, ये जनता के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आज तारीखें 1 और 10 तक, 5 और 10 तक पहुंची हैं, आने वाले समय में ये और आगे तक हो सकती हैं। माफी चाहूंगी, समय की कमी है, लेकिन अभी तक की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने इसमें हिस्सा लिया, धन्यवाद। और न्यूज़ नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।